हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस है वो गुड्स एंड जीएसटी का जीएसटी पार्ट फर्स्ट का पार्ट थर्ड है। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज। चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स इन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इट मीन्स इनमें से कौन सा वो सप्लाई का मूवमेंट है, गुड्स ऑफ सप्लाई का मूवमेंट है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन ए है लोकेशन ऑफ सप्लायर इन केरला एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन तमिलनाडु। ऑप्शन बी है लोकेशन ऑफ सप्लायर इन कर्नाटका एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन कर्नाटका। ऑप्शन सी है लोकेशन ऑफ सप्लायर इन केरला एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए में बोला है कि केरला और तमिलनाडु के बीच सप्लायर हो रहा है, और ऑप्शन बी में बोल रहा है कर्नाटक के बीच में ही सप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन सी बोल रहा है कि केरला और आंध्र प्रदेश के बीच में सप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो इंट्रा स्टेट जो विद इन द स्टेट के बीच में ही होता है, स्टेट के अंदर ही होता है। तो कर्नाटक एक ही स्टेट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन कर्नाटका एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन कर्नाटका। तो ऑप्शन बी जो हमारा है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एलिवेटर इज। इट मीन्स जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो सप्लाई का जगह है, वो अगर इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर होगा तो क्या होगा वहाँ पे। तो ऑप्शन ए है वेयर द मूवमेंट ऑफ एलिवेटर कमेंस फ्रॉम द सप्लायर प्लेस। ऑप्शन बी है वेयर द डिलीवरी ऑफ एलिवेटर इज टेकन। ऑप्शन सी है वेयर द installation of elevator is taken. Option D है where address of the recipient in mention in the invoice। तो अगर सप्लाई का प्लेस जो है, अगर हमारा लिफ्ट का कोई इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे, अगर हमारा इंस्टॉलेशन जो हमारा लिफ्ट की जहाँ लिफ्ट हमारा बन रहा है, अगर वहाँ पे हो रहा है ये प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टेकन ऑन अ बोर्ड एट दिल्ली ऑन एन एयरक्राफ्ट डिपार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर वाया हैदराबाद। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई जो फूड का है वो ऑन अ बोर्ड दिल्ली से लेके एयरक्राफ्ट से हो रहा डिपार्टिंग है, तो दिल्ली टू बेंगलोर विया हैदराबाद। तो दिल्ली टू बेंगलोर टू हैदराबाद हो रहा है, तो हमारा सप्लाई ऑफ प्लेस टोकन ऑन अ बोर्ड एट दिल्ली, तो उसमें क्या होगा। तो ऑप्शन ए दे रहा है एड्रेस ऑफ एन एयरक्राफ्ट मेंशन ऑन द इनवॉइस ऑफ द सप्लायर। ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, दिल्ली। हमारा जो ऑन बोर्ड पे क्या लिखा है दिल्ली, तो हैदराबाद टू बेंगलोर हो रहा है, लेकिन फ्रॉम दिल्ली से ही हो रहा है, तो इनवॉइस उस पे क्या मेंशन होगा, दिल्ली। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लोकेशन ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स। इट मीन्स इस केस में देखा जाए जब हमारा गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो उसका सप्लाई ऑफ लोकेशन क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कस्टमर्स पॉट वेयर द गुड्स आर क्लियर। ऑप्शन बी है लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। ऑप्शन सी है प्लेस वेयर द गुड्स आर डिलीवर आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम पोर्ट्स। ऑप्शन डी ऑनर ऑफ द गुड्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर का लोकेशन वहाँ पे सप्लाई पे मेंशन होगा, उस लोकेशन को शो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर अ रेस्टोरेंट प्रोवाइड कैटरिंग सर्विस एट द प्रीमाइज ऑफ द कस्टमर। वहाँ पे कौन सा प्लेस सर्विसेज पे होगा जो वहाँ पे रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहा है कैटरिंग, और वो भी कस्टमर के प्रीमाइसेस के लिए। तो ऑप्शन ए है हमारा एड्रेस ऑफ द रेस्टोरेंट फ्रॉम वेयर द गुड्स इज सप्लाइड। जहाँ पे फूड्स हमारा कस्टमर का रेस्टोरेंट है उस एड्रेस पे फूड सप्लाई होगा, वहाँ का एड्रेस वहाँ पे प्लेस मेंशन होगा। या ऑप्शन बी है कस्टमर प्रीमाइसेस वेयर कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड, या कस्टमर प्रीमाइसेस हो रहा है जहाँ पे हमारा
केटरिंग सर्विस प्रोवाइड होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जहाँ पे हमारा प्रेमिस कस्टमर प्रेमिस हो रहा है वहाँ पे ही वेयर जो सर्विसेज प्रोवाइड हो केटरिंग का सर्विस प्रोवाइड हो वो प्लेस वहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है मिस्टर एक्स और रेसिडेंट from Pune conduct training of employee of P Ltd being a registered person under GST based out in Chennai at a resort in Darjeeling. The place of supply in the case of is इट मीन्स अगर हमारा जो मिस्टर एक्स रेसिडेंट है वो कहाँ से है पुणे से कंडक्ट कर रहा है कोई ट्रेनिंग ले रहा है वो भी पीटी एलटीडी रजिस्ट्रेशन पर्सन्स का अंडर द जीएसटी वो भी जीएसटी बेस्ड है। तो आउट ऑफ चेन्नई एट अ रिसोर्ट इन दार्जिलिंग और वो कहाँ है चेन्नई है वो भी रिजॉर्ट इन दार्जिलिंग के रिजॉर्ट्स में। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस इज तो वहाँ पे कौन सा इसके केस में कौन सा वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए जो चेन्नई का प्लेस वहाँ पे सप्लाई ऑफ केस पे मेंशन होगा उस केस में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम डीटीएच बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई टू कस्टमर इन पटना इज। अगर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है अगर हमारा जो सर्विसेज हो रही है वो कहाँ हो रही है डीटीएच एबीसी लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड से हो रही है उसका लोकेशन कहाँ है मुंबई में और कस्टमर का लोकेशन कहाँ है पटना में। तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पटना। तो पटना होगा। लोकेशन कहाँ का शेयर होगा वो सप्लाई पे पटना का कस्टमर का जो प्लेस है वो लोकेशन यहाँ पे शेयर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन पटना। क्वेश्चन नंबर 8 है मिस्टर एक्स ऑफ हैदराबाद नॉट हैविंग बैंक अकाउंट टेक अ डिमांड ड्राफ्ट इन कोलकाता फ्रॉम एबीसी बैंक फॉर हिज वीजा पर्पज दिस प्लेस ऑफ सप्लाई इज। तो अगर हमारा एक मान एक्स है मिस्टर एक्स हैं जो हैदराबाद बैंक में डिमांड ड्राफ्ट कर रहा है वो भी कोलकाता एबीसी बैंक से वो भी किसके बेस पर्पज से वीज़ा के पर्पज से। तो वो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ऑप्शन ए हैदराबाद होगा या ऑप्शन बी कोलकाता। तो कहाँ से कर रहे हैं वो डिमांड ड्राफ्ट कर रहे हैं वो कोलकाता से। तो वहाँ पे वो सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोवाइडर ऑफ एएमसी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया हैज इंटर इनटू अ एग्रीमेंट फॉर एन एयरक्राफ्ट कंपनी PQR Ltd located in India. The service provider provides repair services to the aircraft when it was in India. The place of services in this case is। इस केस में पूछ रहा है कि इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सर्विस क्या होगा। जो हमारा प्रोवाइडर है मान लीजिए जो हमारा देने वाला है वो एएमसी सर्विसेज है उसके आउटसाइड वो भी आउटसाइड इंडिया यानी इंडिया के बाहर का है हैज़ इंटर एंड एग्रीमेंट एयरक्राफ्ट कंपनी। और इंटर किस लिए कर रहा है इंडिया में वो भी एग्रीमेंट कोई कंपनी है PQR लोकेटेड है इंडिया में उसके साथ एग्रीमेंट के थ्रू। तो द सर्विस प्रोवाइड रिपेयर सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट। तो वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए प्रोवाइडर को प्रोवाइड की जाएंगी रिपेयर करने के लिए एयरक्राफ्ट तो वॉज इन इंडिया वो भी इंडिया में। तो वहाँ पे कौन सा सर्विसेज इस केस में कौन सा प्लेस ऑफ सर्विस होगा। तो ऑप्शन ए है आउटसाइड इंडिया, ऑप्शन बी है इंडिया। तो इंडिया में आ रहा है तो वहाँ पे कौन सा प्लेस होगा इंडिया का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ XYZ लिमिटेड अ कंपनी बेस्ड आउट बेंगलोर। अगर XYZ लिमिटेड कंपनी है जो बेस्ड है कहाँ पे बेंगलोर में और अवार्ड्स ऑनलाइन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इट्स सर्विसेज लोकेटेड इन मुंबई ऑफिस टू YINC बेस्ड ऑन आउट ऑफ आवर्स। और वो भी मेंटेन कर रहा है क्या कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है जहाँ पे मुंबई ऑफिस में YNC और कंपनी जो भी बेस्ड है USA पे बेस्ड है। एज अ पर द टर्म ऑफ ऑनलाइन मेंटेनेंस YSA शैल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रेगुलर मेंटेनेंस। और वो भी ऑनलाइन जो है वो रेगुलर मेंटेन कर रहा है वो किसको USA को आर यूजिंग इंटरनेट वो भी इंटरनेट को यूज़ करके। तो देन द प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है
नॉन ऑफ देम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट मुंबई, क्योंकि मुंबई में रह के ही जो बेंगलुरु में बेस्ड है कंपनी XY लिमिटेड उससे काम करता है, वो भी किसको मेंटेन करता है, यूएसए को। तो कहाँ पे रह के करता है, मुंबई में। तो ऑप्शन बी करेक्ट मुंबई पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन बीन ऑब्टेन द लोकेशन ऑफ सप्लाई और सर्विस शैल बी। वेयर, जहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है वो प्लेस ऑफ बिजनेस जो है रजिस्टर्ड है, कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्टेन भी रजिस्टर है बिजनेस जो है वो, द लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी। तो उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे होगा। तो ऑप्शन ए है द लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन के बिजनेस पे होगा, या जो हमारा क्या है, ऑप्शन बी क्या कर रहा है, द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सप्लाई। ऑप्शन सी है इन अदर द लोकेशन ऑफ सच अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकेशन द यूजुअली प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सप्लायर। ऑप्शन डी है नॉन एनी ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, जहाँ पे हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, जहाँ पे हमारा बिजनेस का प्लेस होगा वहीं का लोकेशन वहाँ पे शेयर किया जाएगा यानी दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज मेड फ्रॉम अ फिक्स एस्टेब्लिशमेंट eligible where a place other than the place of business for which registration has been obtained, the location of supply of services shall be। इट मीन्स जहाँ पे हमारा सप्लाई हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट है, फिक्स इस्टेब्लिशमेंट एयरवेज, वहाँ का प्लेस जो है वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर रहा है, वो लोकेशन ऑफ सप्लाई वहाँ पे क्या होगा। अगर हमारा फिक्स इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, वहाँ का सप्लाई पूछ रहा है, तो वहाँ पे सप्लाई क्या होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बोल रहा है द लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस। ऑप्शन बी है द लोकेशन ऑफ सच फिक्स इस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन सी है द लोकेशन ऑफ द यूजुअली प्लेस ऑफ रेसिडेंट ऑफ द सप्लायर। ऑप्शन डी है एनी ऑफ द। तो यहाँ पे क्या है, इस्टेब्लिशमेंट एनी एल्सवेयर, जहाँ पे भी हमारा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट होगा वहीं का सप्लाई ऑफ सर्विसेज यानी प्लेस हमारा लोकेशन वहाँ पे सप्लाई का दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेयर द सप्लाई ऑफ इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड। कहाँ पे हमारा सप्लाई ऑफ इन्वॉल्व कर रहा है मूवमेंट ऑफ, जहाँ पे गुड हो रहा है वहाँ पे, वेयर द सप्लायर आर रिसिप्टेंट। तो वहाँ पे जो हमारा सप्लायर है एक तरफ रिसिप्ट कर रहे हैं एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन उसको, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेल भी। तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होंगे। तो ऑप्शन ए है द लोकेशन of goods at the time at which the movement of the goods terminates of delivery to the recipient। ऑप्शन बी है द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम फ्रॉम विच ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स ओरिजिनेट ऑफ डिलीवरी टू द रिसिप्टेंट। ऑप्शन सी है द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रिसिप्टेंट। ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बोला है, क्या पूछ रहा था, अगर हमारा जो गुड्स है इन्वॉल्व होगा मूवमेंट ऑफ गुड्स पे तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे पहले में बताया गया है कि जो लोकेशन ऑफ गुड्स है एट द टाइम ऑफ विच, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स का ए टर्मिनेट हो रहा है वो भी डिलीवरी रिसिप्टेंट पे। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रिसिप्टेंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा गुड्स ऑफ डिलीवरी जो सप्लाई का हो रहा है वो रिसीव कर रहा है कोई और अदर पार्टी, वो भी वो भी किसी और डायरेक्शन में थर्ड पर्सन है। वेयर द एक्टिंग एज एन एजेंट, और वो कैसे एक्टिंग कर रहा है, वो एजेंट क्या, एजेंट या अदरवाइज कुछ भी, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, पहले या बाद में मूवमेंट ऑफ गुड्स के, एदर बाय ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो उसका बाद में जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट का टाइटल है गुड्स का, वो अदरवाइज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहाँ होगा। तो उसका सप्लाई ऑफ गुड्स प्लेस का कहाँ दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन ये है द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच अ थर्ड पर्सन। ऑप्शन बी है द principal place of business of the recipient of goods। option C है the principal place of business of suppliers of goods। option D है none of the above। तो option A is correct option, principal of place business such as third person, जहाँ पे उसका थर्ड पर्सन का इंक्लूडमेंट होगा तो वहीं पे होगा। तो ऑप्शन A is correct।
Question number 15. Where the supply does not involve movement of goods, whether by the supplier or recipient, the place of supply of goods shall be. वेयर अगर हमारा सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है मूवमेंट ऑफ गुड्स में, वेयर दूसरी तरफ द सप्लायर जो है वो रिसिप्टेंट जो है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी, तो वहाँ पे हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा? तो ऑप्शन ए है द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिप्टेंट, ऑप्शन बी है द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, ऑप्शन सी है द लोकेशन ऑफ रिसिप्टेंट, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, जहाँ पे हमारा डिलीवरी ऑफ रिसिप्टेंट हो रहा है उस टाइम पे वो हमारा लोकेशन वहाँ पे सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ लोकेशन पे शेयर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट। अगर हमारा गुड्स जो असेंबल्ड हो रहा है या साइट से कोई इंस्टॉल हो रहा है तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेल बी, वहाँ पे हमारा प्लेस ऑफ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, ऑप्शन बी है द लोकेशन ऑफ रिसिप्ट, ऑप्शन सी है द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, जहाँ पे हमारे इंस्टॉलेशन या असेंबली होगा उस प्लेस को ही हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमारा जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोट्स ऑन कन्वेयंस इंक्लूडिंग अ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट अ ट्रेन और अ मोटर व्हीकल्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी। वहाँ पे जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, सप्लाइड हो रहा है, उसका बोट कन्वे क्या है? इंक्लूडिंग वेसल्स भी है, एयरक्राफ्ट भी है, मोटर व्हीकल्स भी है। तो हाँ उस प्लेस पे उस जगह पे हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो? तो ऑप्शन है लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द रिसिप्टेंट, ऑप्शन सी है द लोकेशन एट द विच गुड्स आर टेकन ऑन अ बोट, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो लोकेशन शेयर किया जाएगा प्लेस ऑफ गुड्स का, वो लोकेशन कौन सा होगा? जहाँ पे बोट्स जहाँ पे हो रहा है, गुड्स ऑफ बोट्स का टेकन जहाँ पे होगा लिया जाएगा वहाँ का लोकेशन शेयर किया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 वेयर द सर्विस ऑफ सप्लाइड ऑन बोर्ड a convey including a vessels, aircraft, train or a motor vehicle, the supply of place of supply services shall be। इट मीन्स अगर हमारा कोई सर्विसेज सप्लाइड हो रहा है और बोर्ड वहाँ पे क्या है? कन्वे बोर्ड्स लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग है वहाँ पे वेसल्स भी इंक्लूड है, एयरक्राफ्ट भी, ट्रेन भी, मोटर व्हीकल्स भी। तो उस जगह पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा? वहाँ पे गुड्स पूछा था, यहाँ पे सर्विसेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है द लोकेशन ऑफ सप्लाई, ऑप्शन बी है लोकेशन ऑफ द रिसिप्टेंट, ऑप्शन सी है द फर्स्ट शेड्यूल point of departures of that convey of the journey, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट डिपार्चर का होगा उस पे हम और कन्वे ऑफ फॉर द जर्नी के लिए जो होगा हम कन्वे वहाँ पे वो सर्विसेज का जो लोकेशन शेयर किया जाएगा, जो वो प्लेस होगा वहाँ पे दिखाया जाएगा। शेड्यूल जहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल जहाँ पे डिपार्चर होगा वहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वेयर द सर्विसेज इन रिलेशन ऑफ ट्रेनिंग। अगर हमारा सर्विसेज रिलेट कर रहा है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के अप्रूवल्स पे और प्रोवाइड कर रहा है रजिस्ट्रेशन पर्सनस को, तो हमारा वहाँ उस समय हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो ऑप्शन ए है द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन बी है द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो वहाँ पे जो सप्लाई ऑफ प्लेस को दिखाया जाएगा वहाँ पे जो होगा द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन के लोकेशन को वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इस बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई इज सब्जेक्टेड टू। जो हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई जो होता है वो कहाँ पे सब्जेक्टेड होता है? तो ऑप्शन ए है CGST, ऑप्शन बी है SGST एंड UTGST, ऑप्शन सी है CGST, ऑप्शन डी है
IGST। तो ऑप्शन सी है CGST एंड SGST UTG। अगर हमारा जहाँ पे CGST भी हो रहा और UTGST भी हो रहा, SGST भी हो रहा, वहाँ पे हमारा इंट्रा स्टेट जो है सप्लायर जो है सब्जेक्टेड होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर CGST। CGST के अंदर कौन सा मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब किया जाता है GST। तो ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 28%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 40%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है 20%। 20% रेट प्रिस्क्राइब किया जाता है CGST के अंदर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लाइव अंडर CGST। वो कौन सा रेट ऑफ टैक्स है जो CGST के अंदर लागू होता है। ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट CU मोटू, ऑप्शन बी है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है CGST काउंसिल, ऑप्शन डी है सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ CGST काउंसिल। तो ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमारा GST के काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है हमारा रेट ऑफ टैक्स जो नोटिफाई करती है CGST के अंदर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंटर स्टेट सप्लाई इज सब्जेक्ट। अगर विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है कोई भी सब्जेक्ट तो वो कहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ऑप्शन ए है सेंट्रल, वहाँ पे कौन सा GST इंक्लूडेड होगा, CGST। ऑप्शन बी है SGST या UTGST एज अ केस ऑफ मे बी। ऑप्शन सी है CGST एंड SGST और UTGST। ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज मतलब IGST। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है IGST। अगर विद इन द स्टेट होगा तो IGST वहाँ पे लगता है। अगर स्टेट से बाहर होगा तो अगर हमारा इंट्रा स्टेट हो रहा है तो हमारा वहाँ पे CGST एंड SGST UTGST। तो अगर इन स्टेट के अंदर हो रहा है तो वहाँ पे हमारा IGST लगेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे स्टेट के अंदर हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी लाइव्ड ऑन इम्पोर्ट। यहाँ पे बोल रहा है वो कौन सा टैक्स है जो इम्पोर्ट पे लगता है। तो ऑप्शन ए है CGST, ऑप्शन बी है SGST, ऑप्शन सी है IGST, ऑप्शन डी है बेसिक कस्टम ड्यूटी, BCD एंड IGST। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, बेसिक कस्टम ड्यूटीज या IGST लगता है वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच मॉडल ऑफ GST हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कौन सा मॉडल ऑफ GST इंट्रोड्यूस है इंडिया में। तो ऑप्शन ए है नेशनल लेवल GST, ऑप्शन बी है स्टेट लेवल GST, ऑप्शन डी है ड्यूअल GST, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इंडिया में जो मॉडल ऑफ GST लगता है इंट्रोड्यूस हुआ उसका नेम है ड्यूअल GST। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स। जीरो रेट सप्लाई मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ऑप्शन बी है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और या बोथ, ऑप्शन सी है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। ऑप्शन डी है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज और बोथ ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और a special economic zone unit only for their authority operation। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जीरो रेट सप्लाई कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा जो सप्लाई अगर गुड्स और एक्सपोर्ट सर्विसेज का हो रहा है दोनों जगह, और वो सप्लाई पे जो है गुड्स हमारा सप्लाई स्पेशलाइज जो है कहाँ पे इकोनॉमिक जोन डेवलपर में है, तो उस अथॉरिटी ऑपरेशंस को उस स्पेशल जो हमारा इकोनॉमिक जोन पे अगर होगा तो हमारा वहाँ पे जीरो रेट सप्लाई होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जीरो रेट सप्लाई मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है एग्जेम्प्ट सप्लाई, ऑप्शन बी है नील रेट सप्लाई, ऑप्शन सी है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जहाँ पे नील रेट सप्लाई होगा, यहाँ पे जहाँ पे कोई भी सप्लाई ऑफ रेट नहीं होगा वही हमारा जीरो रेट सप्लाई होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नील रेट सप्लाई। चलिए अब अगले चैप्टर पे पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा है जो सही ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए है अ पर्सन कांट कलेक्ट टैक्स अनलेस ही इज रजिस्टर। अगर हमारा कोई पर्सन है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है तो अनलेस द ही रजिस्टर, अगर वो वहाँ पर अनलेस है रजिस्टर्स में। ऑप्शन बी है रजिस्टर पर्सन नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स till his aggregate turnover exceed 20 lakh as the case of may be. Option C है a person can collect the tax during the period of his provisional registration. Option D है both A and B are correct. तो ऑप्शन ए हमारा क्या बोल रहा है कि जो हमारा पर्सन है वो हमारा क्या करता है, कलेक्ट कर सकता है, वो कलेक्ट नहीं कर सकता है टैक्स, लेकिन वहाँ पे ही इज रजिस्टर, लेकिन वो रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है विथ इन हाउ मैनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। कितने दिन के अंदर जो है पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो ऑप्शन ए है विथ इन 60 days from the date he become liable for registration. Option B है within 13 days from the date he become liable for registration. Option C है no time limit. Option D है within 90 days from the date of he become liable for registration. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हमारा लाइबल ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है, वो डेट कितना है अभी 30 डेज बचा हुआ है, तो हमारा जो पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पर्सन हैविंग डैश बिजनेस वर्टिकल्स इन अ स्टेट डैश ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन ईच बिजनेस वर्टिकल्स। इट मीन्स एक पर्सन जो है बिजनेस वर्टिकल इन एक ही स्टेट में ऑब्टेन कर रहा है सेपरेट बिजनेस वर्टिकल्स को। तो ऑब्टेन करा मतलब एक पर्सन है जो एक ही अपने स्टेट में ही दो बिजनेस को वो चला रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए है सिंगल सेल। ऑप्शन बी है मल्टीपल सेल। ऑप्शन सी है मल्टीपल में। ऑप्शन सी है सिंगल में। तो ऑप्शन ए है तो मल्टीपल बिजनेस एक ही स्टेट में वन स्टेट चला रहा है वो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है? तो ऑप्शन ए है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर जीएसटी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है जीएसटी में। ऑप्शन बी है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन registered person not liable to comply with all the provision of the GST. Option C है a person may get himself registered voluntary and shall comply with all the provision GST law. Option D है none of the above. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर कोई पर्सन खुद को रजिस्टर कर रहा है वॉलंटरीज में और सेल अप्लाई कर रहा है प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉज में, तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है पैन इज इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स जो पैन हमारा इशूड होता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए है इट इज़ द वन ऑफ डॉक्यूमेंट लिस्टेड। ऑप्शन बी है यस बट नॉट रजिस्टेंट taxable person may be granted register on the basis of any document. Option C है no for a person who are required to deduct tax at sound shall have tan is lived for a pan. ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो बी और सी जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं An e-commerce operator should get registered irrespective of his threshold limit of turnover. It means अगर e-commerce ऑपरेट कर रहा है किसी रजिस्ट्रेशन इरेस्पेक्टिव को, तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड्स जो हैं लिमिट टर्नओवर कितना होगा? तो ऑप्शन ए है यस। Option B no required to registration only his aggregate turnover exceed the threshold limit of turnover. Option C yes if he is located in northwestern state. Option D है he is required to registration if he is liable to collect the tax at the source as his aggregate turnover exceed the threshold limit of turnover. तो ऑप्शन ए
यस, अगर हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट पे टर्नओवर हो रहा है तो वहाँ पे ई कॉमर्स हमारा ऑपरेट कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये जो सेंटेंस है एकदम सही है, तो एस होगा ऑप्शन ए। यस। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी है नो वैलिडिटी, ऑप्शन सी है वैलिड टिल इट इज कैंसल, ऑप्शन डी है 5 ईयर। तो हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडेशन तब तक होता है जब तक वैलिड टिल जो है कैंसल ना हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, what is the validity of the registration certificate issued the casual taxable person and non-resident taxable person? इट मीन्स अगर हमारा कोई सर्टिफिकेट जो है इशूड हो रहा है कैजुअल पर्सन के लिए और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, तो वहाँ पे हमारा जो वैलिड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो कितना क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी है अर्लीस्ट ऑफ ए और बी अबव, ऑप्शन डी है 180 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है अर्लीस्ट ऑफ ए और बी अबव, यानी जो ए और बी है दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन सब में से वो कौन सा रिक्वायरमेंट है जो रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के अमेंडमेंट को फुलफिल करता है? तो ऑप्शन ए है चेंज ऑफ नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्सन, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है चेंज इन कंसिडरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, ऑप्शन सी है स्विचिंग ओवर द composition स्कीम टू नॉर्मल स्कीम, या वॉइस वर्सा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितने भी अमेंडमेंट दिए गए हैं वो सब सही हैं, किसके लिए रिक्वायर होते हैं रजिस्टर सर्टिफिकेट के अमेंडमेंट के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन कैन वॉलंटरीली रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर बी कैंसल। अगर हमारा कोई वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? इफ द पर्सन डज नॉट स्टार्ट बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यू और ट्रांसफर फॉर एनी रीजन, क्वेश्चन ऑप्शन सी है नॉन फिलिंग ऑफ रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ और फॉर 3 consecutive पीरियड टैक्स पीरियड इन केस ऑफ कंपोजिट डीलर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जितने भी ऑप्शन ए है बी है सी है ये सारे स्टेटमेंट ही हमारे कैंसिल होने के पर्सन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए ये काफ़ी होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इफ एन एंटिटी हैज मल्टीप्लाई ब्रांचेस विद इन द सेम स्टेट इट इज रिक्वायर्ड। अगर हमारा जो एंटिटी मल्टीपल ब्रांचेस है वो एक क्या है सेम स्टेट में है तो वहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट जो है रिक्वायर्ड होगा? तो ऑप्शन ए है रजिस्टर फॉर ईच ब्रांच सेपरेटली, ऑप्शन बी है सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द ब्रांचेस, ऑप्शन सी है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन या सिंगल रजिस्ट्रेशन एज ऑप्शन एज अ एससी, ऑप्शन डी है रजिस्ट्रेशन फॉर सच ब्रांच सेपरेटली इफ द टर्नओवर ऑफ ईच ब्रांच एग्जिट 1.5 करोड़। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है और सिंगल रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है अगर एसएससी को ऑप्शंस है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ एन एंटिटी हैज ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी इट्स रिक्वायर्ड। तो वहाँ पे कौन सा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है? अगर हमारा ब्रांच कोई डिफरेंट स्टेटस में है या स्टेट में है या यूनियन टेरिटरीज में है तो वहाँ पे कौन सा रजिस्ट्रेशन लगता है? तो ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ब्रांच सेपरेटली, ऑप्शन बी है सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन सी है सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी बट सिंगल या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द ब्रांचेस विद इन द स्टेट या यूनियन स्टेट, ऑप्शन डी है रजिस्ट्रेशन फॉर विच ब्रांच
separately if the turnover of each branch is exit RS 5 करोड़। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं दोनों कंपनियों के, जो स्टेट या यूनियन स्टेट में, या सिंगल ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हमारे सारे ब्रांचेस के विथ इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वहाँ पे लागू होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आर हैज स्टार्टेड प्रोफेशनल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी इन दिल्ली। जो हमारा आर है वो स्टार्ट कर रहा है प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटिंग in Delhi. He is required to obtain registration if his aggregate turnover during the financial year exist. It means आज जो है स्टार्ट कर रहा प्रोफेशनल सीए का दिल्ली में, तो वहाँ पे वो क्या उसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा फाइनेंशियल ईयर में, तो कितना ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए है 15 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन डी है 20 लाख, अगर ऑप्शन डी है 14 लाख। तो अगर हमारा 20 लाख से ज़्यादा है तो वो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है टर्नओवर में एग्जिस्ट हो सकता है, तो ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है 14, आर हैज स्टार्टेड बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ टॉयज इन दिल्ली। He is required to obtain registration if his aggregate turnover during the financial year exists. अगर हमारा आर है जो स्टार्ट कर रहा है एक बिजनेस क्या टॉयज को सप्लाई करने में दिल्ली में करने के लिए, तो किस्म का आप कौन से में कर रहा है दिल्ली में, तो उस जगह पे उसको कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितने से ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए है 15 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 20 लाख, ऑप्शन डी है 40 लाख। तो वहाँ पे उसको अगर किसी टॉय का कंपनी का वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वहाँ पे उसका फाइनल से एग्जिट कितना होना चाहिए, 14 लाख होना चाहिए, तो ऑप्शन बी है 14 लाख, ऑप्शन डी इज करेक्ट 14 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, इट मीन्स टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब एग्रीगेट वैल्यू में क्या होता है, तो ऑप्शन ए है टैक्सेबल सप्लाई, ऑप्शन बी एग्जेम्प्ट सप्लाई, ऑप्शन सी है इंटर स्टेट सप्लाई या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या और सर्विसेज और बोथ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में एग्रीगेट वैल्यू का मतलब होगा जितना भी टैक्सेबल सप्लाईज हो गया, एग्जाम सप्लाई हो गया और इंटर स्टेट सप्लाईज हो गया, तो ये ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। इसमें से कौन सा फॉलोइंग पर्सन होंगे जो कंपल्सरी रिक्वायर्ड करेंगे रजिस्ट्रेशन को। ऑप्शन ए है पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जितने भी ये सारे पर्सन से कंपल्सरी होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऑप्शन ए बी सी सब सही है, तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए है से पर्सन जो होते हैं लाइबल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होते हैं इसमें से, तो ऑप्शन ए है ओनली सप्लायर्स ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, ऑप्शन बी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन सी है नॉन रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो ओनली जो वो सप्लायर जिसको एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सप्लाई में छूट मिलती है वो हमारे रजिस्ट्रेशन के लाइबल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एन एग्रीकल्चर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। कौन सा एग्रीकल्चरिस्टिक है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता और इफ ही अप्लाई करता है, तो ऑप्शन ए है एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रो बाय हिम और अदर एग्रीकल्चरिस्ट, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगर हमारा एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ से, आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड से, तो वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, तो ऑप्शन
C is correct. Question number 19 है a casual taxable person or a non-registration taxable person. A casual taxable person or non-registered taxable person shall be apply for registration at least. तो उन लोग के लिए कितने दिन का रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है? तो ऑप्शन ए है 5 days prior ऑफ कमर्शियल ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी है 10 days prior to the commencement of business, ऑप्शन सी है 14 days prior of the commencement of business, ऑप्शन डी है 13 days prior of to the commencement of business. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एटलीस्ट 5 days prior होना चाहिए commencement of business का. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर अप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन. इस सब में से कौन सा फॉर्म्स है जो अप्लीकेबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है फॉर्म GSTR फर्स्ट, ऑप्शन बी है फॉर्म GSTR सेकेंड, ऑप्शन सी है फॉर्म GSTREG 01, ऑप्शन डी है फ्रॉम GSTREG 02. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है फ्रॉम GSTREG 01, यानी GST रजिस्ट्रेशन फर्स्ट जो है हमारा अप्लीकेबल होता है किसी भी फॉर्म्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो ऑप्शन ए है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर GST, ऑप्शन बी है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर कंप्लाई विद द ऑल प्रोविजंस ऑफ GST, ऑप्शन ए person may get himself registered voluntary and shall comply with all the provision of GST, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द. अगर एक पर्सन खुद से रजिस्टर होना चाहे वॉलंटरीज में और वो सेल्फ विथ ऑल कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजन ऑफ GST, तो वहाँ पे प्रोविजन ऑफ GST में खुद ही अप्लाई करना चाहे रजिस्ट्रेशन तो वो कर सकता है. तो ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट सेंटेंस है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन पर बैठे क्वेश्चन नंबर 22. There will be deemed approval of registration if no action is taken on application. वो कौन सा डीम्ड अप्रूवल रजिस्ट्रेशन है जहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता एप्लीकेशन पे? अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अप्रूवल उसके एप्लीकेशन पे कोई एक्शन डीम्ड नहीं होता. तो ऑप्शन ए है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 working days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है विथ अ पीरियड ऑफ 7 working days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द applicable, ऑप्शन सी है विथ अ पीरियड ऑफ 10 working days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द application, ऑप्शन डी है विथ अ पीरियड ऑफ 14 working days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. अगर हमारा 3 days वर्किंग डेज में हमारा जो डेट ऑफ सबमिशन जो है हो जाता है तो हमें वहाँ पे कोई भी डीम्ड जो होगा नहीं देना पड़ता है, नहीं लगता, कोई भी एक्शंस नहीं होते हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूवल हो जाता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23 है अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म. वो कौन सा जब हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड होता है तो प्रॉपर ऑफिसर्स किस फॉर्म में इशू करता है? तो ऑप्शन ई है GST रजिस्ट्रेशन 02 और GST रजिस्ट्रेशन 3, GST रजिस्ट्रेशन 04, GST रजिस्ट्रेशन 06. तो GST रजिस्ट्रेशन 3 फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं अगर हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इशू हो रहा है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा GST सेकेंड्स के पार्ट्स.